So, our today's topic is pressure. पिछली क्लास में किए थ्रस्ट के बारे में पढ़ा है, फ्लूइड के बारे में पढ़ा, फ्लूइड क्या होता है, थ्रस्ट के बारे में देखा था। फिर हमने एक टॉपिक किया था इक्विलिब्रियम एट रेस्ट। उस वक्त कौन कौन सी फोर्सेस एक्सर्ट हो रही होती हैं, जिससे हमें पता चला कि जो लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में होता है रेस्ट में, तो जितना ज्यादा वो नीचे जाते जाएंगे उसमें उतना ज्यादा क्या वो स्ट्रांग होता रहेगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करता रहता है और यहाँ पर भी आपस में भी प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है। इसी कारण जो ओशंस होते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे उनमें सांस लेना, उसमें सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इवन जो ओशन में रहने वाले जानवर हैं वो भी ओशन की गहराइयों तक नहीं जा सकते एक्सेप्ट वेल। वेल एक ऐसा जानवर है जो बिल्कुल उसकी गहराइयों में जाके सरवाइव कर सकता है। एक ऐसी मछली है वो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अभी का प्रेशर। प्रेशर होता क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेशर at a point on a surface is the thrust acting normally per unit area around that point। किसी भी पॉइंट के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होगा। थ्रस्ट किया था ना मैंने लिक्विड के ऊपर एक बॉल रखी, ठीक है, पतली सी प्लास्टिक की, तो उसके ऊपर उसने फोर्स अप्लाई करनी शुरू कर दी जिसको हमने कहा था थ्रस्ट। तो ये जो थ्रस्ट से एक्ट करे नॉर्मली पर यूनिट एरिया, कितने एरिया के ऊपर जो थ्रस्ट है वो एक यूनिट एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा है, वो मेरे पास क्या होगा, प्रेशर। तो थ्रस्ट हमने क्या कहा था, एक तरह की क्या होती है, फोर्स होती है, वो लिक्विड की फोर्स है। उसको डायरेक्टली हम लिखेंगे तो एफ टी, बट कहेंगे थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट है जो नॉर्मली एक्ट कर रही है। तो मान लो जो एफ है, एफ नाम की थ्रस्ट है जो नॉर्मल एक्ट कर रही है ऑन अ फ्लैट एरिया। ये फ्लैट एरिया है ए, मेरे पास प्रेशर पी से डिनोट होता है, एफ अपॉन ए आ जाएगा। अब याद आया कुछ पिछले चैप्टर में क्या किया था, एफ अपॉन ए स्ट्रेस किया था। जो टेंजेंशियल स्ट्रेस था, जो कंप्रेसिबल स्ट्रेस था और एक शेयरिंग स्ट्रेस था, सबके लिए एफ अपॉन ए था। लेकिन जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था उसके लिए हमने पी कह दिया था उसको, क्योंकि वॉल्यूम में दैट मीन्स हमारे पास लिक्विड चीजें आ रही थी। तो ये टर्म याद रखना, ये आपको आगे काम आने वाली है। बट ये सारी चीजें किसमें हुई थी, सॉलिड्स में हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, लिक्विड में हम प्रेशर लेते हैं, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। मान लो जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है यूनिफॉर्मली। जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है एक सरफेस के ऊपर, जो प्रेशर है वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर ये बॉल है, ठीक है, ये पूरा जोर लगा रहा है इधर से, या इसको अंदर नहीं आने देना, ये भी लगा रहा है, तो साथ में ये भी अपनी तरफ से लगा रहा है, इसको चाहिए टच नहीं करा, इसलिए जोर लगा रहा है, ये भी, ये भी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो ये चीज हो रही है। देखिए यहाँ पर ये एक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, चाहे ये इसको टच नहीं करा बट ये पूरा टच कर रहा है। अब जो सेंटर वाला है वो पूरी कोशिश कर रहा है, वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है कि नहीं भाई इस बॉल को तो आने नहीं देना। ये साथ में भाईचारे के कारण आ रहे हैं कि नहीं 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 इसको नहीं आने देना, जोर लगाओ जोर लगाओ। ठीक है, ये भाईचारे का काम करिए, असली काम करिए ये दिन। तो हर एक हर कोई अपनी तरफ से अलग प्रेशर लगा रहा है, यानी कि अपनी तरफ से अलग अमाउंट में फोर्स लगा रहा है अपने अपने एरिया में। मान लो ये जो फोर्स लग रही है सब जगह पे अलग अलग, वो क्या है, डेल्टा है। वो एक्ट कर रही है नॉर्मली छोटे से एरिया में, सारे वाले थोड़ा ना करे। बॉल यहाँ पे पड़ी है, ये वाला ऐसे जोर लगाता रहे, ये वाला ऐसे फोर्स लगाता रहे, नो, दे आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स। और यहाँ पर इस एरिया पे तो फोर्स लगाने का मतलब तो ये नहीं कि सारा ये एरिया नहीं कवर हो रहा, सिर्फ जितना जितने हमारे कॉन्टेक्ट में है उतना ही एरिया कवर हो रहा है। जब उतना ही एरिया कवर हो रहा है तो उसको हम डेल्टा ही ले लेंगे। एरिया का छोटे से पार्ट पे
अलग अलग अमाउंट में फोर्स लग रही है, एरिया के छोटे से पार्ट पे, छोटे से एरिया पे अलग अलग अमाउंट में फोर्स एक्ट कर रही है। प्रेशर को कहना है हमने, ये ऐसे एक्ट करी। मान लो मैंने लिमिट ले ली, लिमिट क्या ली कि जो डेल्टा ए है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। जब मैंने कह दिया कि डेल्टा ए जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये टर्म बढ़ जाएगी, डेल्टा से डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाएगी, डीएफ अपॉन डी ए हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स का लिमिट का पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा उसका ध्यान में रखो बस। ठीक है, अब एक चीज भी ध्यान रखो, दैट प्रेशर इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर डाउट क्रिएट करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी कैसे, हमें पता है पावर डायरेक्शन में हो रहा है, अगर नीचे होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, साइड पे होगा तो साइड से आएगा। हमें पता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रेशर एक्ट करे, बट स्टिल हम उसको स्केलर क्वांटिटी कह रहे हैं, क्योंकि जो फ्लूइड का प्रेशर होता है ना, किसी भी पॉइंट पे हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो फ्लूइड के अंदर, उसका सेम ही मैग्नीट्यूड रहेगा हर एक डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा हर एक डायरेक्शन में। याद रखो, फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर हम सॉलिड का नहीं करें, हम कौन सा करें, फ्लूइड प्रेशर करें। फ्लूइड प्रेशर सॉलिड वाला ये था, फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट in fluid has same magnitude in all directions। ये याद रखते हैं कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि पाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, कहना है कि जो फ्लूइड प्रेशर होता है ना, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, फ्लूइड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जो फ्लूइड प्रेशर होगा, उसका हर डायरेक्शन में, हर जगह पे क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड। जिससे क्या पता चल रहा है, कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं लग रही है फ्लूइड प्रेशर के अंदर, कहीं से भी हो जाए, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं माननी है। ठीक है, एज इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एप्लीकेशन और प्रेशर। ठीक है, चाहे हमारे पास यहाँ पे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी लग रही है सामने, चलिए जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमें हमेशा पता है नॉर्मल आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट पे ये जो फोर्स अपीयर होगी वो हमेशा उसका सेम ही मैग्नीट्यूड आएगा हर जगह पे। ठीक है, अब प्रेशर का यूनिट देखते हैं, ये न्यूटन है, ये क्या है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, एस आई। सीजीएस होंगे तो डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस में आ जाएगा। डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है प्रेशर का, यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है प्रेशर का। ठीक है, अब इसको हमने प्रॉपरली बताना है, समझाना है प्रेशर को अच्छे से, कि मेजरमेंट कैसे हो सकती है, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ये टॉपिक करना है। फ्लूइड प्रेशर होता है कोई भी फ्लूइड जो है, यानी कि लिक्विड है चाहे गैस है, वो किस तरह से प्रेशर अप्लाई कर रही है, वो होता है फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, कितने एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, और अब इसको हमने क्या मेजर करना है, कितना प्रेशर आ सकता है। अब सो आपको समझ में आ रहा हो, इजी सा टॉपिक है। अभी जान निकालने वाले टॉपिक तो आएंगे आगे, जिनका जिनको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये हो तो हुई कैसे। ठीक है, ऑर्गेनिक से ज्यादा दिमाग लगेगा, ऑर्गेनिक में तो फिर भी रट्टा चल जाता है, इसमें रट्टा भी नहीं चलेगा। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, मेजर करना है इसको। हाउ, मैंने क्या किया है, एक छोटा सा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस डाला है फ्लूइड फील्ड वेसल में। मेरे पास इस तरह से एक वेसल है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है।
बिल्कुल फोटो फ्रेम जैसी है, फोटो फ्रेम वाली फिगर बनानी है, मेरी लाइंस आड़ी टेढ़ी जाती हैं ऐसी। ये मेरे पास वेसल है प्रॉपर, इसके अंदर डाला है मैंने प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। छोटा सा डिवाइस होता है, क्या होता है इसके अंदर, इसकी एक मूवेबल पिस्टन होती है, ठीक है, और प्रेशर सेंसर लगा होता है। यहाँ पर मेरे सब जगह पे क्या पड़ा है, फ्लूइड पड़ा है। और वो जो डिवाइस इसके अंदर है, डिवाइस कैसा देखने में ये ऐसा है, कहा छोटा सा लेकिन इसके अंदर बड़ा लगेगा, वो तो छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। ये जो है मेरे पास अंदर, यहाँ पे पिस्टन लगा है, यहाँ पे पिस्टन लगा है, पिस्टन लगा मीन्स अंदर से कोई भी चीज आ जा नहीं सकेगी, ठीक है। और अंदर लगा है मेरे पास एक प्रेशर सेंसर, यहाँ पर एक तरह से काइंड ऑफ स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेरा प्रेशर सेंसर है, जो अंदर वाली चीज है ये सारी वैक्यूम है, ये सारा कुछ क्या है, वैक्यूम है। मान लो जो प्रेशर सेंसर है ये छोटे से पिस्टन से बना है, उसका एरिया है डेल्टा ए, इसका एरिया क्या है, डेल्टा ए, ठीक है। ये जो है मूव करता है एक क्लोज फिटिंग सिलेंडर की फॉर्म में, जो कि यहाँ पर स्प्रिंग के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इसको इवैक्यूएट क्यों है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ वैक्यूम है, हवा भी नहीं है। और जो स्प्रिंग है उसको कैलिब्रेट किया हुआ है कि ये मेजर करेगा फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, कितनी सिलेंडर के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लग रही है, उसको ये मेजर करेगा, कैलकुलेट करेगा अच्छे से, ऑब्जर्व करेगा, रीडिंग्स को नोट डाउन कर लेगा। मान लो इसके अंदर सारी जगह फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड का प्रेशर पड़ा इस पिस्टन के ऊपर, ठीक है। और ये जो पिस्टन के ऊपर ये जो प्रेशर पड़ रहा है ये बैलेंस हो रहा है जो स्प्रिंग की इनवर्ड फोर्स है उसकी वजह से, ठीक है। मान लो अगर अंदर प्रेशर बढ़ता है तो पिस्टन अंदर जाएगा, अगर यहाँ से बाहर से प्रेशर कम होता है या स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींच देते तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये सारी चीजें बैलेंस हो रही है एक आउटवर्ड स्प्रिंग फोर्स की हेल्प से। तो मान लो ये जो डेल्टा एफ है ये मैग्नीट्यूड था हमारे पास नॉर्मल फोर्स का, जो कि एक्ट करे ऑन द पिस्टन ऑफ डेल्टा ए। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हमने प्रेशर का फॉर्मूला निकालना चाहो तो वो यही आया, ये फॉर्मूला आया, जो डेल्टा एफ की वैल्यू वो फिल कर दी, जो एरिया था, जो एरिया में चेंज आया वो फिल कर दिया। इससे हम क्या है फ्लूइड प्रेशर को मेजर कर पाए, यानी कि फ्लूइड जो है इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करे, इसके वॉल्स के ऊपर तो क्या ही जानेंगे, हमें तो ऊपर से ज्यादा पता चलेगा, है ना। ये अगर बिल्कुल नीचे हो फिर प्रॉपरली पता चलेगा, क्योंकि फ्लूइड जो है इस तरह से नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करता है, राइट। नीचे बिल्कुल रख देंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा, उसको ये मेजर कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। इजी सा टॉपिक था, कुछ खास इसमें था नहीं, होप सो समझ में आ गया होगा। फिर आगे आने वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं। वो टॉपिक क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। इनमें क्या होता है, प्रेशर की एप्लीकेशंस में हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ये फ्लूइड प्रेशर की नहीं है, सिंपल प्रेशर की है, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक है बटर नाइफ, ऐसे होते ना, रेस्टोरेंट्स में बड़े होते हैं, लोगों के घरों, अमीर अमीर लोगों के घरों में भी होता है। खैर एक है मेरे पास पूरा तीखे वाला चाकू, खैर ये चाकू लग नहीं रहा, ज्यादा ही मोटा हो गया है, ज्यादा खा लिया होगा, चलो। ये मेरे पास ब्लंट नाइफ है, ब्लंट नाइफ कैसा होता है, बटर नाइफ जैसा होता है, यहाँ से शार्प नहीं होता, नॉट शार्प, ये पूरा शार्प है। अब मैं अगर अनार को काटने की कोशिश कर रही हूँ, या कोई ऐसा फ्रूट हो जो इसका सरफेस थोड़ा सा हार्ड होता है, कोकोनट नहीं लेना अब, ठीक है, उससे अगर मैं उसको ब्लंट नाइफ से शार्प करूँ तो मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू शार्प वन। वाई, प्रेशर के फोर्स अपॉन एरिया,
प्रेशर क्या है, जितना एरिया ज्यादा ना प्रेशर कम, जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा। जो शार्प एज जो होता है एरिया, शार्प नाइफ का जो शार्प वाला एज जो होता है उसका एरिया बहुत कम होता है। जब उसका एरिया बहुत कम होता है तो प्रेशर हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। हमने तो सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट पे फोर्स लगानी है। एरिया कम है तो प्रेशर अपने आप लगेगा, अपने आप बढ़ जाएगा। जो ब्लंट नाइफ होता है उसका एरिया ज्यादा होता है, आगे से शार्प नहीं, आगे से वो मोटा है, एरिया है उसका, प्रेशर इसका ऑब्जेक्ट कम लगेगा, हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, दैट्स व्हाई शार्प नाइफ कट्स बेटर। क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग का, एक्सप्लेन व्हाई शार्प नाइफ कट्स बेटर, तो ये चीज लिखोगे। फिर जो रेलवे ट्रैक्स है उनको वुडन स्लीपर के ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज स्प्रेड कर देती है फोर्स को ड्यू टू द वेट ऑफ ट्रेन। जितना ज्यादा वेट जो है ट्रेन का लार्जर एरिया में जाएगा, उतनी ज्यादा क्या है फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगी, उतना ही ज्यादा क्या कम प्रेशर लगेगा। कम प्रेशर हो गया तो जो यील्डिंग होगी ना ग्राउंड की अंडर द वेट ऑफ ट्रेन, बट वो कम हो पाएगी, यानी कि जो ग्राउंड है वैसे शेक नहीं करेगा ज्यादा। ऐसे कई बार ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा शेक करने लग जाते हैं। अगर नीचे वुडन स्लीपर्स लगे होंगे, फिर ऊपर ट्रैक बना होगा, फिर जब ट्रेन जाएगी तो वो जो वुडन स्लीपर्स होंगे ना वो अपने आप अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे उस चीज को, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा। वुडन स्लीपर्स के कारण एरिया बढ़ गया तो उसका इफेक्ट ग्राउंड की यील्डिंग पे नहीं आएगा। ओके, नाउ अगर आप सैंड के ऊपर चलना शुरू कर दो तो आपके लिए चलना मुश्किल है। मान लो पूरे सैंड ड्यून्स है, पूरे पहाड़ है सैंड के, उसके ऊपर आप चलोगे आपके पैर के अंदर तक जाएंगे, घुटनों तक आपके पैर अंदर चले जाएंगे, जस्ट तो एंकल्स तक ही होते हैं। बट अगर आप बढ़िया वाली सैंड में जाओ ना, अच्छे से रेगिस्तान के अंदर काफी अंदर तक जाओ तो आपके घुटनों तक काफी हद तक पैर अंदर चले जाते हैं इंसान के। बट कैमल वॉक्स इजीली। वाई? जितनी मर्जी गहरी सैंड हो कैमल बड़े आराम से चलेगा, क्योंकि जो कैमल के पैर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फीट ऑफ कैमल, फीट भी नहीं कहेंगे, पहले कैमल को ही लेते हैं। कैमल इज हैवियर देन मैन, कैमल का भार ज्यादा होता है। ठीक होगी, मोटा आदमी ले जाते हैं, ठीक है, जिसका वजन हो बड़े आराम से 300-400 किलो उसको ले जाते हैं। नहीं, एक चीज और है, जो कैमल की फीट होते हैं ना, कैमल्स फीट हैव लार्जर एरिया, वो ज्यादा चौड़े होते हैं एज कम्पेयर टू मैन। मेरे पैर जो है वो चौड़े कम है, पतले हैं मेरे। मेरे आसानी से जो है जो फुटवियर है मुझे आसानी से मिल नहीं पाते हैं इस कारण, क्योंकि यूजुअली वो नॉर्मल साइज के, मेरे एक तो पैर का साइज भी छोटा है, मैं तो बिल्कुल ही अंदर धस जाऊंगी, तो है भी छोटी सी मैं। और मेरे पैर पतले हैं, जिनके पैर पतले होते हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है, जिनके पैर चौड़े होते हैं ना ज्यादा, वो थोड़ा इजीली चल पाते हैं सैंड में। तो कैमल के पैर तो काफी ब्रॉड होते हैं। जब उतना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, कम प्रेशर लगाना पड़ेगा वो इजीली चलेगा, तो इंसान को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। फिर आता है पिन्स एंड नेल्स आर मेड ऑफ पॉइंटेड एंड्स। नेल्स हो गया, ठीक है, पिन्स होगी, उनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं। जो नोटिस बोर्ड के ऊपर पिन लगी होती है उसकी भी जो एंड्स काफी पॉइंटी होते हैं। वाई? जितना ज्यादा स्मॉल एरिया होगा, जितना ज्यादा वो पॉइंटी होगा ना, उतनी कम हमें फोर्स अप्लाई करने की पड़ेगी, उतना कम हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा हो जाएगा वो एरिया, मतलब कि जितना वो ब्लंट होगी ना आगे से, उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। कुछ होती है पिन्स, उनको बड़ा दबा दबा के अंदर घुसेड़ना पड़ता है नोटिस बोर्ड के अंदर, उस चक्कर में इवन हमारा थंब या फिंगर्स भी दर्द करने लग जाती है, हाथ भी दर्द करने लग जाता है। तो कुछ बड़ी आसानी से ना चली जाती है, इसी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं।
जितनी ज्यादा पॉइंटी होंगी उतनी ज्यादा अंदर सबमर्ज हो जाएंगी। ठीक है। एक चीज और है, पता नहीं आपने ये चीज देखी है कि नहीं, कुछ मैजिक शोज होते हैं, उसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी नेल्स होती है ना, उनका एक बेड बना दिया जाता है इस तरह से। बेड बना दिया जाता है और ऊपर आदमी को लिटा दिया जाता है। ठीक है, उसका सिर बन गया। अच्छा, सिर अच्छा नहीं बना मुझे पता है, सिर कम पैर लग रहा है, बट चलो लिटा दिया उसको। उसकी स्पाइन पूरी उसके ऊपर होती है, कीलों के ऊपर, स्टिल वो कीलें क्या उसकी स्पाइन के अंदर नहीं घुसती। वाई? अगर वही वो इन कीलों के ऊपर खड़ा हो, वो कीलें उसके पैर के अंदर घुस जाएंगी कंप्लीटली। एक तो वेट ज्यादा हो जाएगा जब आदमी खड़ा होगा ना कीलों के ऊपर, इस तरह से कीलों के ऊपर खड़ा होगा, एक तो एरिया कम हो गया पैरों का। दूसरी बात, आदमी का सारा वेट नीचे की तरफ जा रहा है, वर्टिकली पूरा नीचे की तरफ जा रहा है, तो कीले अंदर घुस जाएंगी, पैर के अंदर पूरा खून निकलेगा अच्छे से। ठीक है। वही जब आदमी लेट जाएगा इस तरह से, जब आदमी लेट गया तो एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारी बॉडी का एरिया क्या, बॉडी के ऊपर, जैसे कि ऑब्वियसली आदमी इंसान थोड़ा चौड़ा भी होता है, तो वो सारे एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया कम हो गया, सेकेंड थिंग वेट भी सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वेट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कीलों को प्रेशर लगाना पड़ रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर घुसने के लिए। एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। या इंसान ने भी अगर कीलों के अंदर घुसना है ना, सुसाइड करना है दर्दनाक वाला, तो जोर लगाना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया सारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और वेट भी के सारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये चीज भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। बट ये ज्यादा टाइम तक नहीं हो सकता, मान लो 5 मिनट तक एक्स्ट्रा रह सकता है। जब धीरे धीरे कीलें भी ऑब्वियसली पॉइंटी होती हैं आगे से, जब ज्यादा टाइम तक रहता है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या है, वो कीलें अंदर धंसनी शुरू हो जाती हैं टाइम के बाद, और फिर इंसान का थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो करिए हुआ है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। होता क्या है डेंसिटी? होता क्या है, मान लो कोई भी बॉडी है, उसका है मास m, और उसने स्पेस में कुछ अमाउंट में वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है। उसका कितना मास है और कितनी वॉल्यूम में उसने अपने मास को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वो डेंसिटी होती है। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा इकट्ठे हैं, कितने ज्यादा डेंस है, वो हमें डेंसिटी से पता चलता है। मान लो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी हमेशा हाई होगी लिक्विड से। वाई? लिक्विड में मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, डेंस नहीं है। सॉलिड में क्या है, क्लोजली पैक्ड है, अच्छे से डेंस है। ठीक है। कितने मास ने कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, मान लो इसका भी मास जितना है उतना ही मास इसका है। ये सॉलिड में गोल्ड है, सॉलिड फॉर्म में है, उसकी डेंसिटी हाई है, मेल्टेड फॉर्म में उसकी कम हो जाएगी, क्यों, इधर उधर घूम रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जब वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वो डेंस नहीं रह पाएंगे, मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है। ये होती है डेंसिटी। और ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेंसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इट इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। अब लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल है तो उनकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट रहती है हर प्रेशर पे, लेकिन गैसेस की डेंसिटी वरी करती है। ठीक है। जैसे जितना जितना प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे उसकी डेंसिटी चेंज होती रहेगी। जो ऐसा यूनिट है डेंसिटी का वो क्या है, मास को किलोग्राम में कह देंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है क्यूब में, मीटर क्यूब में, ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीजीएस क्या आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब करते हैं एक टॉपिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी, और रिलेटिव डेंसिटी, ये सब 9th क्लास में किया हुआ है आपका। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस की हम डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस
टू द रेशियो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मान लो मैंने क्या है, आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आयरन की फाइंड आउट करनी है, तो कितनी उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, आयरन की कितनी डेंसिटी है वो हमें ऑलरेडी मिली होती है, फिर डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे पता है कितनी, 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि एक तरह से 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ये डायमेंशनलेस है, क्यों? देखो, ऊपर भी बात डेंसिटी की हुई है, डेंसिटी का यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे यूनिट्स। कौन सी इसकी डायमेंशन है, कौन सी उसकी यूनिट है, कोई भी यूनिट नहीं होती, कोई भी डायमेंशन नहीं होती, बट स्टिल इट इज आल्सो पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, ये कभी नेगेटिव नहीं होती, इट्स आल्सो पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। देखिए, यहाँ से भी हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। मान लो मुझे आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दी, उस डेंसिटी ऑफ वाटर पता ही है हमें कितनी है, तो डेंसिटी ऑफ आयरन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, ये चीज तो इधर चली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से क्या है, इस तरह से भी हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं, सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं है, ये भी है, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना काफी है, छोटे छोटे टॉपिक से कवर हो गए हैं। कल को हम करेंगे पास्कल्स लॉ, उसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके रिलेटेड अब आगे काफी टॉपिक्स आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स अप फॉर टुडे।